तो स्टूडेंट्स वेरी गुड मॉर्निंग। आइए चलते हैं अपने चैप्टर उसी जो आपका रनिंग में है, जो चल रहा आपका है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। ठीक है, तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाओं में हम देखते हैं कि किस प्रकार से हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो धीरे धीरे वृद्धि करती जा रही है। और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने कौन कौन से कदम उठाए हैं जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में व्यापक रूप से सुधार हुआ है। ठीक है, तो एनसीईआरटी पैटर्न का जो आपका एक और क्वेश्चन है, लॉन्ग आंसर है, आज मैं उसको समझाऊंगा आपको और बताऊंगा कि सरकार ने वो कौन कौन से तरीके हैं जो अपनाए हैं जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में वृद्धि हो। और आप जानते हो जब हमारी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी तो हमारी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। ठीक है, जब हमारे राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और प्रति व्यक्ति आय बढ़ने से हमारी जो आर्थिक स्थिति है, देश के जो नागरिक हैं उनकी भी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। ठीक है, तो देखते हैं सरकार ने वो कौन कौन से स्टेप्स लिए हैं, कौन कौन से कदम उठाए हैं जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे वृद्धि हो रही है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट्स, कह रहा है क्या कि पिछले 15 वर्षों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती प्रवृत्ति पर एक लेख लिखिए। मतलब पिछले 15 वर्षों से विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की बदलती हुई प्रवृत्ति पर हमें एक लेख लिखना है। एनसीईआरटी पैटर्न का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। साथ साथ में मैं आपको बता दूं कि ये जो आपके चैप्टर्स एनसीईआरटी बेस्ड जो हैं वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है। साथ साथ में हमको इस संसार को समझने के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे दूसरे देशों के साथ में जो हमारा विदेशी व्यापार है उसको जानने के लिए, समझने के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो सरकार ने पिछले 15 वर्षों से वो कौन से कदम उठाए हैं जिससे हमारे विदेशी व्यापार या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में व्यापक रूप से बदलाव हुआ है। आइए देखते हैं। तो पहला है, क्या कह रहा है, क्या कि इन परिवर्तनों को हम अलग अलग पॉइंट के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सब आपको समझाएंगे और आशा करता हूं कि आप उन पॉइंट्स को आसानी से समझोगे। और आपके पास बुक है और उन बुक पर पेज नंबर 192 पर जो लॉन्ग आंसर है क्वेश्चन सेकेंड वो आप पढ़ सकते हो, मिल जाएगा आपको। ठीक है, और मैं उसको समझाने का प्रयास करता हूँ। कह रहा है क्या, तो पहला पॉइंट क्या है कि पहले भारत वस्तुओं का ही आदान प्रदान करता था। पहले भारत जो था वो वस्तुओं का ही आदान प्रदान करता था, परंतु अब सूचनाओं, ज्ञान और प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान में वृद्धि हुई है। ठीक है स्टूडेंट्स, कह रहा है क्या कि पहले भारत जो था वो वस्तुओं का ही आदान प्रदान करता था, वस्तुओं का ही व्यापार करता था। लेकिन वर्तमान समय में अब सूचनाओं साथ साथ ज्ञान और प्रौद्योगिकी का भी, मतलब टेक्नोलॉजी का भी अब आदान प्रदान भारत कर रहा है। ठीक है, पिछले 15 वर्षों से। फिर आगे कह रहा है नंबर 2 पॉइंट क्या है कि आज भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सॉफ्टवेयर महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। आप देख लीजिए कि वर्तमान समय में भारत जो है ना अंतरिक्ष विज्ञान में अमेरिका और यूरोपीय संघ से भी कहीं आगे है, क्योंकि वो भारत जो है वो जो सैटेलाइट्स स्थापित किए जाते हैं अंतरिक्ष में, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उनको वो बहुत ही कम लागत में उनकी ऑर्बिट में, मतलब कक्षाओं में, पृथ्वी की कक्षाओं में आसानी से शिफ्ट कर देता है, आसानी से वहाँ पर स्थापित कर देता है बहुत ही कम लागत में। यूरोपीय महासंघ और जो आपका अमेरिका है, नासा, उसका जो अंतरिक्ष का जो सेंटर है, केंद्र है, उसकी अपेक्षा कई कम गुना कम लागत में सैटेलाइट्स स्थापित कर देता है। साथ साथ में अन्य सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भी भारत आज कई देशों से बहुत आगे पहुंच चुका है। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट क्या है कि वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से अत्यधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा का
अर्जन हो रहा है। आज भारत जो है सूचना प्रौद्योगिकी का निर्यात करके साथ साथ में अपनी सूचना प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके विभिन्न देशों से बड़ी मात्रा में विदेशी आय को प्राप्त कर रहा है और लाभ कमा रहा है। ठीक है, नंबर 4 पॉइंट क्या आपका है, कह रहा है कि पूर्व में भारत कच्चे माल का निर्यात अधिक करता था, कि प्राचीन काल में भारत जो था वो कच्चे माल को ही ज़्यादा मात्रा में निर्यात करता था। जैसे अपने यहाँ क्या होता है, कच्चे माल के रूप में कपास बहुत होता है, ठीक है, और तो भारत पहले कपास का निर्यात करता था, लेकिन आज भारत जो है वो अपने कच्चे माल को खुद तैयार करके विदेशों में निर्यात करता है। आज भारतीय कपड़ों की बहुत ही ज़्यादा, भारतीय वस्त्रों की विदेशों में बहुत ही ज़्यादा मांग है। ठीक है, तो पहले भारत जो था वो कच्चे माल का ही निर्यात करता था, लेकिन अब औद्योगिकीकरण के प्रगति से, लेकिन वर्तमान में औद्योगिकीकरण के प्रगति से, टेक्नोलॉजी के प्रयोग से उन कच्चे माल को भारत स्वयं ही तैयार माल करके विदेशों में निर्यात करता है और बड़ी मात्रा में पूंजी को प्राप्त करता है। राष्ट्रीय आय में इसमें वृद्धि होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके बाद जो आपका 5वां पॉइंट है कि आज भारत जो है वो कृषि उत्पाद आप जानते हो, जो उत्पाद हमें खेती करके प्राप्त होते हैं वो होते हैं क्या, कृषि उत्पाद। ठीक है, तो जैसे कि आपका चाय है, कपास है, ठीक है, गन्ना है, ये समस्त क्या है, ये कृषि उत्पाद है। ठीक है, विभिन्न प्रकार के अनाज है, दालें हैं, ठीक है, तिलहन है, तिलहन आप जानते हो जो जिनसे हमें तेल प्राप्त होता है। तो आज भारत जो वो कृषि उत्पादन में आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर रहा है और इन कृषि उत्पादों का विदेशों में भी व्यापार कर रहा है, विदेशों में भी निर्यात कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, इससे भी राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। और नंबर आपका है 6 पॉइंट। 6 पॉइंट का कह रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में भारत निर्यात जो है वो निर्यात व्यापार में लगातार वृद्धि कर रहा है और विगत वर्षों में जिन वस्तुओं का निर्यात बढ़ रहा है उनमें कृषि उत्पाद, खनिज उत्पाद और रत्न जवाहरात और उनसे संबंधित उत्पाद हैं, उनका लगातार भारत उत्पादन कर रहा है और इनका निर्यात कर रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से इन वस्तुओं के निर्यात से भी भारत जो है वो बड़ी मात्रा में लाभ कमा रहा है। ठीक है, इसको एक बार फिर समझ लेते हैं कि भारत में कृषि उत्पादों का निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। मतलब जो हमारा निर्यात व्यापार था, विदेशों को चीज़ों को जो बेचने का व्यापार था, ठीक है, उसमें लगातार भारत वृद्धि कर रहा है। आज भारत जो है कृषि उत्पादों का साथ साथ में खनिज उत्पाद मतलब क्या, लोहा, कोयला, तांबा और लेड, मतलब इन जैसी खनिज पदार्थों का बड़ी मात्रा में उत्पादन कर रहा है और इनका विदेशों में निर्यात कर रहा है। और इसके साथ साथ में जो खनिज अयस्क हैं उनका भी लगातार भारत बड़ी मात्रा में उत्पादन कर रहा है और इनका निर्यात कर रहा है। इसके साथ साथ में जो रसायन है, ठीक है, जो रासायनिक पदार्थ हैं और उनसे संबंधित जो दूसरे अन्य पदार्थ हैं उनका भी भारत बड़ी मात्रा में उत्पादन कर रहा है और विदेशों को निर्यात कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम अपने 7वें पॉइंट में। कह रहा है क्या कि भारत में पेट्रोलियम, चूंकि आप जानते हो भारत एक तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है और भारत में लगभग 1.5 अरब जनसंख्या निवास करती है, इसलिए और भारत के लोगों की जीवन शैली भी लगातार बदल रही है, विकसित हो रही है। ठीक है, तो इसलिए और भारत में जो आपका तृतीय क्षेत्र है उसका भी विकास तेजी से हो रहा है। तृतीय क्षेत्र मतलब क्या कि जो सेवा क्षेत्र है, अर्थात ऑफिस में काम करना, ठीक है, डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है और तमाम मैनेजमेंट के जो क्षेत्र हैं या बैंकिंग है, ठीक है, या पोस्ट ऑफिस का आपका है, इन संस्थानों में लगातार
सेवा क्षेत्र में वृद्धि हो रही है और इसलिए लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने ऑफिस में, कार्यालय में जाना पड़ता है। तो इसलिए भारत में पेट्रोलियम पदार्थों की भारी खपत होती है। इसके साथ साथ में उद्योग धंधों में लगातार विकास हो रहा है, जिससे भी पेट्रोलियम पदार्थ का ऊर्जा के रूप में प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए आपका 7वां पॉइंट क्या है कि भारत में पेट्रोलियम की मांग लगातार बढ़ती जा रही है। इससे हमें पेट्रोलियम पदार्थों का आयात भी करना पड़ता है और लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की मांग बढ़ती जा रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक हमारा माइनस पॉइंट है कि भारत उतनी ज़्यादा मात्रा में जितनी मांग है, मांग के अनुसार भारत में जितनी पेट्रोलियम पदार्थों की मांग है, उस मांग के अनुसार पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन नहीं कर पा रहा है। इसलिए भारत बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थों का, या कह सकते हैं कि पेट्रोल, डीजल आदि का, जो भी हमारे पेट्रोलियम पदार्थ हैं, उनका बड़ी मात्रा में खाड़ी के देशों से आयात करता है और दूसरे अन्य स्थानों से बड़ी मात्रा में आयात करता है, मंगाता है, खरीदता है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं क्या कि भारत जो है वो अन्य आयातित वस्तु में पिछले 15 वर्षों में अन्य आयातित वस्तु में भारत जो है केवल चीज़ों का निर्यात नहीं करता है बल्कि आयात भी करता है। तो अन्य जो आयातित वस्तुएं हैं उनमें मोती है, बहुमूल्य रत्न आभूषण है, इसके साथ साथ में जो अकार्बनिक रासायनिक पदार्थ है, कोयला है, और इन सब चीज़ों का भारत बड़ी मात्रा में आयात करता है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हो कोयले का प्रयोग ऊर्जा के रूप में भी होता है और भारतीय उद्योग धंधों के लिए पर्याप्त मात्रा में कोयला हमारे पास उत्पादन नहीं हो रहा है या नहीं हो पाता है। इसलिए इन पदार्थों को भी भारत जो है वो विदेशों से आयात करता है। इसके साथ साथ में कृषि क्षेत्र में अगर आप चले जाइए तो कृषि क्षेत्रों में भी उर्वरकों और खाद्यान्न पदार्थों का, जैसे कि समय समय पर भारत जो है वो, भारत में जानते हो आप कि 1.5 अरब जनसंख्या रहती है और भारत सरकार को सभी को भोजन देने की व्यवस्था करनी पड़ती है और लगातार ऐसे प्रयास करती है कि देश में कोई भी भूखा ना रहे। इसके लिए भारत ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपनाई है। और सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है कि लोगों को सरकारी दुकानों के माध्यम से सस्ते अनाज को न्यूनतम दर पर अनाज प्रदान करने के लिए सरकारी दुकानों के माध्यम से भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली अपना रहा है और लगातार लोगों तक भोजन पहुंचा रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है। फिर से आप इसको समझ लीजिए कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्या है कि भारत सरकार के द्वारा स्थापित वो समस्त सरकारी दुकानें जिन्हें आप कहते हो कोटा, ठीक है, तो सरकारी दुकानों के माध्यम से न्यूनतम दर पर अनाज उपलब्ध कराना, लोगों को न्यूनतम दर पर, मतलब कम से कम दर पर, कम से कम मूल्य पर अनाज को उपलब्ध कराना सार्वजनिक वितरण प्रणाली कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस प्रकार से भारत बड़ी मात्रा में खाद्यान्न का भी कभी कभी समय समय पर आयात करता है, विदेशों से मंगाता है, जैसे कि गेहूं है और मक्का है या अन्य जो अनाज के होते हैं, जो खाद्यान्न पदार्थ होते हैं, उनका बड़ी मात्रा में आयात करता है। रासायनिक उर्वरकों का भी भारत आयात करता है और छपाई की मशीनों में भी भारत बड़ी मात्रा में आयात में वृद्धि हुई है। ठीक है, अच्छा, इसके साथ साथ में मैं आपको और बताता हूँ कि भारत सरकार ने निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए, ठीक है, आप जानते हो कि व्यापार संतुलन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर व्यापार संतुलन नहीं होगा तो लोगों के आय में वृद्धि नहीं होगी बल्कि प्रति व्यक्ति आय में कमी ही आएगी। इसलिए व्यापार संतुलन होना बहुत जरूरी है। और व्यापार संतुलन या व्यापार अनुकूलन हमने क्या बताया था कि क्या होता है कि जब आयात मूल्य से ज़्यादा निर्यात मूल्य हो, ठीक है, जब आयात मूल्य से ज़्यादा निर्यात मूल्य हो, मतलब जब आयात का मूल्य कम हो और निर्यात मूल्य जो है वो ज़्यादा हो, तो ऐसी अवस्था में होता है वो व्यापार संतुलन। जैसे
भारत अगर 100 करोड़ डॉलर का आयात करता है तो 150 करोड़ डॉलर का निर्यात करे तो उसको 50 करोड़ डॉलर का लाभ होगा। तो ये व्यापार संतुलन होगा, ठीक है। और मान लिया कि 100 करोड़ का आयात कर रहा है और निर्यात कर रहा है 50 करोड़ का, तो क्या होगा, भारत से 50 करोड़ डॉलर मुद्रा जो है वो विदेशों में चली जाएगी, तो व्यापार असंतुलित हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए भारत सरकार ने निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए, है ना, विभिन्न प्रकार के करों में रियायतें दी हैं, ठीक है। और निजी क्षेत्र को भी, भारत के निर्यात क्षेत्र में निजी क्षेत्र को भी बहुत ही प्रोत्साहन दिया है, ठीक है। स्टूडेंट्स, क्या कह रहा है कि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए, निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए भारत सरकार ने निर्यात कर में भारी कमी की है और साथ साथ में निजी क्षेत्र को भी निर्यात के लिए प्रोत्साहित किया है। विभिन्न प्रकार के प्रस्तावों के साथ सुविधाएं देकर के निजी क्षेत्रों को भी निर्यात में प्रोत्साहित किया है, ठीक है। आपका 10वां पॉइंट क्या है, आप समझ लीजिए कि भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण को अपनाया गया है। आप जानते हो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के दिशा निर्देशों के द्वारा भारत में उदारीकरण की नीति अपनाई गई थी। उदारीकरण की नीति क्या है कि अपने देश के बाजारों को सभी के लिए खोल देना, ठीक है। अपने देश के बाजारों को सभी के लिए खोल देना, ये उदारीकरण की नीति है, ठीक है। जिससे विभिन्न प्रकार की विदेशी कंपनियां भारत में आएँ और यहाँ पर उद्योग लगाएं और इससे बड़ी मात्रा में भारत सरकार को विदेशी आय प्राप्त हो, मतलब विदेशी मुद्रा प्राप्त हो या राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो, ठीक है। तो इस उदारीकरण के द्वारा और अनेकों प्रकार के आर्थिक सुधारों के द्वारा, भारत ने अर्थव्यवस्था को बहुत ही ज़्यादा विकसित कर लिया है, ठीक है। और इसमें छोटे छोटे समय के, मतलब अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपायों को भी अपनाया गया है। साथ साथ में मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए कि चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी ना हो, ठीक है। तो मूल्यों में स्थिरता लाने के लिए अनेक प्रयास किए हैं। विदेशी व्यापार को बढ़ावा दिया है और राजकोषीय प्रबंधन को भी, है ना, बढ़िया तरीके से उसको सिस्टम में वो लाया है। राजकोषीय प्रबंधन जानते हो आप क्या होता है? राजकोष क्या है आप जानते हो, पढ़ते होंगे। राजकोष मतलब राजा का कोष। तो सरकार एक राजा के समान काम करती है, बल्कि नहीं करती है, चुनी जाती है जनता के द्वारा, लेकिन देश का जो सर्वे सभा होता है, प्रधानमंत्री होता है, ठीक है। तो देश का एक राजकोष होता है, देश का एक राजकोष होता है। जब और उस राजकोष से, जिस प्रकार से एक राजा अपने राजकोष से, खजाने से वस्तुओं का या धन का तब उपयोग करता है जब राज्य में कोई समस्या उत्पन्न होती है। ठीक उसी प्रकार से जब कोई समस्या उत्पन्न होती है तो राजकोष से ही सरकार धन को खर्च करती है। जैसे वर्तमान समय में जो आपकी ये कोरोना वायरस की जो डिसीज चल रही है, ठीक है, इसमें पैसा कहाँ से आ रहा है? सरकार कहाँ से पैसा लगा इतना है? ये राजकोष से ही लगाती सरकार है, ठीक है। लेकिन फिर भी सरकार जो है, भारत सरकार जो है, वो बड़े लोगों से या जो लोग डोनेट कर सकते हैं, दान दे सकते हैं, उनसे दान का आग्रह करती है, ताकि हमारा जो राजकोष है वो न्यूनतम मात्रा में सुरक्षित रहे, ताकि ज़रूरत पड़ने पर किसी अन्य समस्या में उसको लगाया जा सके, ठीक है। तो राजकोषीय प्रबंधन को अच्छी तरीके से अपनाया है। इसके साथ साथ में बैंकिंग में अनेकों सुधार किए हैं और बैंकिंग में सेवाओं में सुधार किए हैं, ठीक है। बीमा कंपनियों में सुधार किया है। साथ साथ में वित्तीय क्षेत्र में अर्थात आर्थिक क्षेत्र में भी विभिन्न कदमों को अपनाया है, ठीक है, ताकि हमारी अर्थव्यवस्था सही रहे और सुरक्षित रहे, और अनेक प्रणालियों को अपनाया जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार हो सके, ठीक है। और इसके साथ साथ में मैं आपको बता दूं, पॉइंट हमारा है 11, कह रहा है क्या कि विश्व व्यापार संगठन आप जानते हो, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय
अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि जो हमारा वो था आतंकवादी संगठन, ठीक है, अलकायदा, तो उसका जो सरगना था ओसामा बिन लादेन, तो उसने वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हवाई जहाज़ के माध्यम से हमला कर दिया था। तो उसी वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की बात कर रहे हैं। विश्व व्यापार संगठन जो पूरे विश्व में व्यापार को नियंत्रित करता है और उसका मुख्यालय हमारे अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। ठीक है, तो विश्व व्यापार संगठन में किए गए वादे के अनुरूप ही भारत आयात शुल्क में कमी करके अनेक वस्तुओं पर मात्रात्मक प्रतिबंध हटा दिए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कि भारत सरकार ने विश्व व्यापार संगठन में किए गए अपने वायदे के अनुसार आयात शुल्क में, मतलब जब दूसरी जगह से हम वस्तु को मंगाते हैं उसमें शुल्क में भारी मात्रा में कमी करके और अनेक वस्तुओं पर लिमिटेड तरीके से या मात्रात्मक तरीके से प्रतिबंध या सीमित प्रतिबंध हटा दिए हैं। ठीक है, ताकि आयात में भी वृद्धि हो सके। आप जानते हो कि भारत जो है कोई भी देश जो है वो सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, मतलब सभी चीज़ों का उत्पादन नहीं करता है। तो भारत जो है यहाँ पर भी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे देश में नहीं होती, जैसे कॉफ़ी हमारे देश में बहुत ही कम मात्रा में, सीमित मात्रा में होती है। तमिलनाडु के नीलगिरी की पहाड़ियों में, नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, जो नीलगिरी का क्षेत्र है, वहाँ पर थोड़ी मात्रा में कॉफ़ी का उत्पादन, मतलब कहवा का उत्पादन होता है ना, लेकिन वो मांग के अनुसार पूर्ति वहाँ से नहीं हो पाती, इसलिए भारी मात्रा में भारत कॉफ़ी का आयात करता है, मतलब विदेशों से, ब्राज़ील से और अन्य देशों से मंगाता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को आपने समझा होगा अच्छी तरीके से, और इसके बाद में हम आपके लिए दूसरा चैप्टर लेकर के आएंगे और उसको आपको समझाएंगे, उसका पूरी तरीके से वर्णन करेंगे। और आशा करता हूँ कि आपने इन बिंदुओं पर ध्यान दिया होगा, और नहीं अगर ध्यान दिया हो, हमें बताया कि रटने से सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जब कोई बताता है तो वो हमारे दिमाग में ज़्यादा आता है। ठीक है, और अगर इन्हीं पॉइंट्स को आप दोबारा पढ़ना चाहें तो आपकी बुक में, ठीक है, पेज नंबर 192 पर और क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका ये सेकेंड पार्ट है, इसको आप अपने घर में भी अध्ययन कर सकते हो। ठीक है, एकदम बाय।